बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटे, आप लोग कैसे हो? ठीक है मैम, हम भी। नहीं, गला खराब लग रहा है ना? कौन, हिरा है ना? ये हिरा। जी मैम, गला बहुत खराब है, बुखार भी है बहुत। ओहो, आजकल सीजन ऐसा चल रहा है, आप सब लोग अपना ख्याल रखें बच्चों। जी अल्लाह मैम। सबको सेहत दे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा बच्चों, ये आमीन बताओ सुम्मा मुझे आमीन। आमीन कि आप लोगों को अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो समझ आ रहे हैं? यस मैम, समझ आ रहे हैं। लेकिन ना एडिशन में कुछ चेंज आ रहा है। मतलब हमारे पास जो है ना 7th एडिशन है और आप जिससे पढ़ा रही हैं शायद वो 6 है ना। तो कुछ हेडिंग्स हमारे में होती ही नहीं है, गायब होती हैं बिल्कुल। कुछ आपके पास होती हैं, कुछ कुछ वैल्यूज़ का भी डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, ये नहीं और कुछ बच्चों के पास फिफ्थ एडिशन है। बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि उनके पास फिफ्थ एडिशन है, तो वो तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अब आप लोग जो है ना, वो तकरीबन चीज़ें सेम ही होती हैं। ज़ाहिर है सेवन्थ थोड़ा अपडेटेड होगा, फिफ्थ में कुछ चीज़ें कम होंगी। तो ऐसे कर लो कि अगर हो सके तो एडिशन एक ही कर लो। मैंने शेयर भी किया हुआ है इसको LMS पर भी, और इसका लिंक मैंने कल भी भेजा है एक दो स्टूडेंट्स को। एडिशन या तो सेम कर मैम लो। जी मैम लेकिन पीडीएफ में जो है ना, पीडीएफ से पढ़ा नहीं जाता और सब जगह बुक स्टॉल्स पे जो है ना 7th एडिशन मिल रहा है हमें। मैम लेटेस्ट जो मिल रहा है ना 7th ही मिल रहा है। तो फिर मैं और वह सेवन को पीडीएफ से पढ़ा नहीं जाता। आप 7 से पढ़ा लें अगर मैं आपके लिए सेवन को पॉसिबल है फॉलो तो। कर लेती हूँ, लेकिन फिर बाकी क्लास को ये मसला ना आए कि उनके पास सिक्स एडिशन है या फिफ्थ है। ये तो फिर पूरी क्लास का सेम चीज होनी चाहिए ना, फिर सब लोग सेवेंथ पे आ जाएं, क्योंकि कल। यस मैम, सबको 7th मिल जाएगा ना आराम से। 6 हमें मिल नहीं रहा, हम गए थे लेने। अच्छा मैम दुकानों पे भी 7 ही है, क्योंकि मेरे पास भी 5 थी, तो मैं भी गई थी लेने, तो वो कह रहे 7 है, 6 नहीं है, तो फिर मैंने 7 ही ले ली। अच्छा ठीक है, तुम लोगों में से किसी के पास सॉफ्ट में है, सेवेंथ PDF में है? नहीं मैम, सॉफ्ट में नहीं है। मैम है नहीं, लेकिन डाउनलोड कर लेंगे, चेक कर लूँगा मैं। अच्छा, अगर तुम लोगों से डाउनलोड हो जाए, मैं खुद भी ट्राई कर लूंगी। तो फिर तुम लोग मुझे सेवेंथ एडिशन जो है ना, गूगल ड्राइव का लिंक या कुछ भेज दो, तो फिर हम उसको फॉलो कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है थैंक मैम। यू मैम। और ये चीज़ फिर मुझे अब इवनिंग को भी कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। उनको भी फिर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी कि सेवेंथ एडिशन ले लें। बल्कि कुछ बच्चे तो कैटजन को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें ये कहा था कि कैटजन तो बहुत ही अच्छी बुक है, जो लोग कैटजन से पढ़ना चाह रहे हैं वो कैटजन से पढ़ लें। कोई इशू नहीं है, आपकी चीज़ें तो वही है ना। अब आप जो बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे वो तो वही है, एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखेंगे वो तो वही है। कुछ एक दो चीज़ें एडवांस्ड होती हैं या पिछले एडिशन में कम होती हैं, वो आदमी कवर अप कर लेता है। बाकी बेसिक्स तो वही रहती है ना फार्माकोलॉजी की, दे नेवर चेंज। जी मैम। तो कैटजन से भी पढ़ लोगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन एनीवेज आप लोग मुझे भेज दो, और अगर पूरी क्लास आपकी सेवन्थ से आसानी से पढ़ रही है तो मैं इवनिंग को भी कह देती हूँ कि मैं अपने जो कमिंग लेक्चर्स होंगे ना वो सेवन्थ एडिशन से डाल दूंगी, ताकि तुम लोगों के लिए आसानी हो जाए। सही है? यस मैम, थैंक यू थैंक यू। मैम। ओके बेटा। अच्छा, ये वाला तरीका तुम लोगों को अच्छा लग रहा है या जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर में फॉलो किया है? कौन सा मेथड तुम लोगों को ज्यादा अच्छा लग रहा है? मैम ये वाला ज्यादा अच्छा मैम लग रहा ये है, ये वाला इजी सही है। है। ये ज्यादा बेहतर है या वो पावर पॉइंट और हैंड आउट वाला तरीका अच्छा है? नहीं नहीं मैम, ये वाला अच्छा है। अच्छा, और बाकी क्लास भाई सभी की यही राय है या ये एक दो बच्चों की ये ओपिनियन है? बाकी स्टूडेंट्स कुछ कहना चाहेंगे? कौन सा मेथड उनको अच्छा लग रहा है पढ़ने का, ऑनलाइन, बुक से या PPT से? मैम बुक वाला ही सही है। मैम बुक से सही है। बुक से सही है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, ये तुम लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए, या आप लोगों का जो कोर्स कंटेंट है यहाँ पर मैंने वो शेयर किया हुआ है। और ये आपका कोर्स है फार्माकोलॉजी इन थेराप्यूटिक्स 2B, और इसका कोर्स कोड है फार्म 508। और हम ये कीमोथेरेपी पढ़ रहे हैं, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी हमने पढ़ लिया है। एंटी बैक्टीरियल्स हम कर रहे हैं, जिसमें हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स
कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और बाकी जितनी भी क्लासेस हैं वो हमें अभी इसकी करनी है। फिर इसी तरह एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी प्रोटोजोअल है, और फिर आपके पास कैंसर की ड्रग्स हैं। तो आपने क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से याद करना है, और इनका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत अच्छे से याद रखना है। यही वो चीज़ें हैं जो मिक्सअप हो जाती हैं स्टूडेंट से, ठीक है। एट द एंड आपका कोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसको अभी से फोकस करना शुरू करें। इसीलिए मैं चीज़ लेक्चर में भी बार बार कह रही हूँ आप लोगों को कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करें, ठीक है। सेकेंड आपका इम्यूनो फार्माकोलॉजी है, और अब आप ये थर्ड पर आ जाएं, टॉक्सिकोलॉजी, जिसको आज हमें डिस्कस करना था। फॉर योर असाइनमेंट आप देखें कि टॉक्सिकोलॉजी में हमारे पास इस पर 4 टॉपिक्स मेजरली क्लासिफाई किए हुए, ए बी सी और डी। स्क्रीन नजर आ रही है बेटे आप लोगों को? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, तो आप देखें, आप लोगों ने अब जो टॉक्सिकोलॉजी का असाइनमेंट बनाना है वो इन 4 टॉपिक्स को इस तरह डिवाइड करना है कि नंबर ए है पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, जिसमें वाटर, एयर और फूड को कवर अप करना है। रोल नंबर 1 से लेकर 25 तक ए टॉपिक पे असाइनमेंट बनाएंगे। बी टॉपिक है पॉइजन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ये जनरल है, इसको रोल नंबर 26 से लेकर 50 तक बनाएंगे। फिर सी है पॉइजनिंग, साइन एंड सिम्टम एंड ट्रीटमेंट, इसमें इंडिविजुअल जो टॉक्सिसिटी हो सकती है इंडिविजुअल कंपाउंड से, ये रोल नंबर 51 से 75 तक बनाएंगे। और जो लास्ट है चीलेटिंग एजेंट्स एंड देयर रोल इन पॉइजनिंग, ये 76 से लेकर फिर 100 की जो आप लोगों की ऑनवर्ड सीरीज है, वो सब लोग इस पे अपना असाइनमेंट बनाएंगे, ठीक है। मैम 110 तक वाली सीरीज ना? बस ठीक है, हाँ, एंड तक जहां भी जा रही है वो इसको कवर अप करेगी। लास्ट को ओके मैम। आप लोगों ने इंडिविजुअल असाइनमेंट मुझे सबमिट करना है, और उसमें से जिसका असाइनमेंट सबसे ज्यादा अच्छा होगा इन चारों टॉपिक्स पे, वो हम एलएमएस पे शेयर करेंगे। बाकी फिर पूरी क्लास उन 4 टॉपिक्स, इन 4 असाइनमेंट्स को फॉलो करेगी। मैं इन सबको चेक करूंगी, जिसका बेस्ट असाइनमेंट होगा वो हम शेयर करेंगे। उन चारों को आप लोग फॉलो करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, और फिर उसमें से आप लोग मुझे क्विज देंगे, ठीक है। क्विज की टेंटेटिव डेट जो है वो तकरीबन 15 या 16 दिसंबर होगी, मिड ऑफ दिसंबर। और उससे पहले आप लोग मुझे 7 या 8 दिसंबर तक अपना असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। तो फिर ये होगा कि आपका जो ये बाकी कीमो है ना, तो फिर आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना होगा। ये जो इतना लेंथी कोर्स है, क्योंकि अभी आपने इम्यूनो फार्माकोलॉजी भी पढ़नी है और टाइम हमारे पास कम है, तो ये सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी स्टार्टिंग से ही, ठीक है। इज दैट क्लियर क्लास? थर्ड ईयर? यस यस मैम। मैम। मैम क्लियर। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, एक असाइनमेंट मैंने, मैम जी कोई कुछ कह रहा है? मैम मैं ये पूछ रही थी कि वर्ड पे बनाना है इसे और या फिर पावर पॉइंट पे? बेटे एज यू विश, इट्स अप टू यू। यू कैन यूज पावर पॉइंट, यू कैन यूज वर्ड, यू कैन इवन सबमिट मी इन हैंड रिटन फॉर्म, ठीक है, यानी उसको आप पिक्चर्स लेके भेज सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। लेकिन आप वर्ड और पावर ओके मैम। पॉइंट में से किसी को भी फॉलो कर लें, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। और एक असाइनमेंट मैंने आप लोगों को और दिया था, उसका क्या स्टेटस है? यस मैम, वो आपने 1 दिसंबर डेट दी थी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, वो भी हम लोग इंशाल्लाह 1-2 दिन में सबमिट करा देंगे। वो आप लोग सबमिट कर दें, और उसको सिर्फ सबमिट ही नहीं करना, उसको आपने याद करना है और याद रखना है। एक्चुअली जब तक आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके जो एसोसिएटेड डिजीजेस हैं वो याद नहीं होगी, तो आप इस कीमो को फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो आप लोग उसको जरूर याद कर लें। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर कर दूं, मुझसे अब्दुल्ला ने पूछा था, और मैंने उन्हें कहा था कि मैं क्लास में डिस्कस करूंगी ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी सुन लें। उन्होंने ये पूछा था कि जब हम पेनिसिलिन का स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने 4 मेजर इनके स्पेक्ट्रम डिस्कस किए थे एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में। एक वो जो हमारे पास नेचुरल पेनिसिलिन हैं, दूसरी वो जो हमारे पास एंटी स्टेफिलोकोकस हैं। अली माइक बंद करो। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है?
यस मैम, अब आ रही है। अच्छा ठीक है, ओके। तो आप लोगों के हमारे 4 स्पेक्ट्रम थे और उन 4 स्पेक्ट्रम में हमने ये डिस्कस किया था कि जो नेचुरल पेनिसिलिन हैं उनका क्या स्पेक्ट्रम है। फिर हमने ये देखा था कि आपके पास जो सेकंड वाला ग्रुप है वो है एंटी स्टेफलोकोकस, ठीक है। तो एंटी स्टेफ का मतलब ये है कि स्टेफलोकोकस स्पीशीज के अगेंस्ट ये पेनिसिलिन एक्टिव है। और इसमें एक वर्ड पूछ रहे थे अब्दुल्ला मुझसे कि इनमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि देयर यूज इज रिस्ट्रिक्टेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस। तो रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यहाँ पर यही है कि इनका यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एंटी स्टेफ के अगेंस्ट ही रिस्ट्रिक्टेड है या लिमिटेड है। बस इसका यूज आप यहीं तक कर सकते हैं। अच्छा मैम, यहाँ लिखा हुआ है कि पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोक्साई जो है उनके लिए, अगर वो पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मतलब वो तो बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे, तो फिर ये कैसे यूज हो रहे हैं इधर? नहीं देखो, ये जो इनको कैसे ट्रीट? एंटी स्टेफिलोकोकस जो है ना, ये बेसिकली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है। देखो इनकी खास बात ये है, अगर तुम इसमें पढ़ोगे ना, ये इनमें जो ड्रग्स आती हैं आपके पास ऑक्सासिलिन और नेफिसिलिन, ये इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। इसमें जो आती हैं कुछ और भी हैं जो इसमें मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन ऑक्सासिलिन और नेफिसिलिन वगैरह बहुत, हाँ नेफिसिलिन, नेफिसिलिन भी इसी क्लास की ड्रग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं और ये ड्रग्स बीटा लैक्टमेज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। बीटा लैक्टमेज समझते हो ना? देखो ठीक है, ठीक। एक चीज में यस आपको, मैम, समझ आ गया। अच्छा शाबाश, ठीक है। मैं एक चीज यहाँ ये क्लियर कर दूं बच्चों, कि देखो ये जो मैं लिख रही हूँ ना बीटा लैक्टमेजेस, ये बीटा लैक्टमेजेस की खास बात ये है कि दीज आर द एंजाइम्स, ठीक है। ये एंजाइम्स हैं और ये एंजाइम्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? बैक्टीरिया से, ठीक है। बीटा लैक्टमेजेस, और इन्हीं को हम पेनिसिलिनेजेस भी कहते हैं। बीटा लैक्टमेजेस या पेनिसिलिनेजेस एंजाइम्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियल सेल्स। और ये बैक्टीरियल सेल्स जो हैं इस एंजाइम को प्रोड्यूस करके, जो पेनिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टेम रिंग मौजूद है ना, ये उस रिंग को एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके आगे मैंने एक्स लगा दिया, यानी इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। तो आपकी जो एंटी स्टेफिलोकोकस पेनिसिलिन है, ये बेसिकली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है, यानी बैक्टीरिया का जो ये एंजाइम है ये उनके ऊपर एक्ट नहीं करता या उनके बीटा लैक्टेम रिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करता। यस मैम। ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा? मैम सही। ऑल बैक्टीरिया ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं? यस, जो पेनिसिलिन में रेजिस्टेंस का मसला आया है ना निदा, वो इसी वजह से ही आया है कि बैक्टीरिया जो हैं वो ये एंजाइम प्रोड्यूस कर देते हैं। और आप इसको ऑल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, लेकिन पेनिसिलिन को जो रेजिस्ट करते हैं ना बैक्टीरियाज, मोस्टली जो बैक्टीरिया रेजिस्ट कर जाते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में ही बीटा लैक्टेम रिंग है। ये देखें, ये बीटा लैक्टेम रिंग पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में मौजूद है, इवन स्पेलोस्पोरिन के भी स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो ये एंजाइम इतने शार्प हो गए, बैक्टीरिया इतने शार्प हो गए, रेजिस्टेंस के ऐसे ऐसे मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप करनी है, ये ऐसा एंजाइम अपने अंदर से प्रोड्यूस कर देते हैं जो इसके बीटा लैक्टेम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब ये रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो डेफिनेटली के पेनिसिलिन विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्शन। और पेनिसिलिन का मेन रीजन ही यही है कि उसका यूज आप देखें कितना लिमिटेड हो गया। उसका रीजन ही यही है कि एक तो ये बीटा लैक्टमेजेस जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देते हैं, और दूसरी चीज तो आपको अगर याद हो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स वो एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन्स भी एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन, तो ये प्रोटीन्स एक्चुअली एंजाइम्स हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पेनिसिलिन का कि वो इन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करते हैं, और ये भी कहाँ मौजूद है? बैक्टीरिया की सेल वॉल में। तो इससे बाइंड करते हैं। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं? इन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को ही बेसिकली अल्टर कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर ही मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसीलिए इनका यूज जो है ना वो यहाँ पर लिमिटेड हो गया। इसको ये बेसिकली अल्ट्रेशन की तरफ ले जाते हैं। ये दो मेजर रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म हैं पेनिसिलिन में। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया?
यस मैम। ओके गुड। और कोई क्वेश्चन है क्लास? मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि ना अ, कि आपने लेक्चर में बताया था कि प्रेडिक्टेबल सस्पेक्टेबिलिटी पैटर्न, तो में से ये क्या होता है? मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, ओके। देखो ससेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है, अगर मैं यहाँ लिखूं ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कौन सा बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ससेप्टेबल है, यानी उससे डिस्ट्रॉय हो सकता है। ससेप्टिबिलिटी यानी वो उससे डिस्ट्रॉय हो सकता है, उससे इंजर हो सकता है। तो किस बैक्टीरिया की किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ससेप्टिबिलिटी है, अब ये चीज चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत सारी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करते हैं और बहुत सारी एंटीबायोटिक को दे डोंट रिस्पॉन्ड। देखो इनिशियली तो ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि ये इन्फेक्शन हुआ हुआ है। अब उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को लोकेट करने के लिए कि वेदर इट इज ग्राम पॉजिटिव, वेदर इट इज ग्राम नेगेटिव, वेदर इट इज एन एरोब, जो हमने वो जो स्पेक्ट्रम देखे हैं ना बुक के अंदर मैंने आपको दिखाया था, वो जरूर याद कर लीजिए। कुछ अदर्स में आ जाते हैं, निसेरिया हैं, गोनोरिया, या नेगेटिव में इकोलाई वगैरह हैं। तो यस हमने ये मैम। हमने ये देखना होता है कि आपकी कौन सी एंटीबायोटिक इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पहले तो आइडेंटिफिकेशन के पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है कौन सा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करें आप। आइडेंटिफाई के बाद ठीक है आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर एग्जांपल आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या फॉर एग्जांपल आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देयर आर सो मेनी एंटीबायोटिक्स, देयर आर सो मेनी एंटीबैक्टीरियल। जरूरी तो नहीं है कि ये आपका जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये हर एंटीबायोटिक से किल होगा या हर एंटीबायोटिक से इंजर होगा। उसके लिए फिर हम ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, कल्चर टेस्ट करते हैं। हम सैंपल ले लेते हैं और कल्चर करते हैं, और जब कल्चर करते हैं तो फिर हम ये मुख्तलिफ कल्चर में होता यही है कि हम मुख्तलिफ बैक्टीरियाज को लेके और फिर उसके अगेंस्ट मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, और फिर हम ये चेक करते हैं कि ये वाली एंटीबायोटिक उसको किल कर रही है या ये वाली एंटी, जो हमने MIC डिस्कस किया था ना, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन या मिनिमम बैक्टीरिसाइडल यस मैम। कंसंट्रेशन, उससे हम ये चेक करते हैं कि पर्टिकुलर ससेप्टेबिलिटी पैटर्न है क्या। अब इसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर ससेप्टेबिलिटी पैटर्न शो करते हैं, यानी कि वो एक खास एंटीबायोटिक से किल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल 90% किल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं हमारे पास कि वो एक पर्टिकुलर ससेप्टेबिलिटी पैटर्न शो नहीं करते हैं, तो फिर आपको पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से उसको चेक करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं ससेप्टेबिलिटी पैटर्न या ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग, और ये ज़रूरी है। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ हम एम्पेरिक थेरेपी देते हैं, यानी वेयर यू कैन नॉट वेट फॉर लॉन्ग टर्म, कोई ऐसी इमीडिएट खतरनाक किस्म की इन्फेक्शन है या इमीडिएट प्रॉब्लम है, जैसे हमने न्यूट्रोपीनिया की बात की थी, तो उस सूरत हाल में फिर हम बगैर ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग के ही, क्योंकि ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग कल्चर करने में कम से कम 7 डेज लग जाते हैं, वहाँ पर फिर आप लोग वेट नहीं करते और हम यूजुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से, जो मैंने फैक्टर डिस्कस किए थे ना कि पेशेंट का एज देख लेते हैं, पेशेंट का हॉस्पिटल एक्वायर्ड है या कम्युनिटी एक्वायर्ड है, उसकी एज क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। तो फार्मासिस्ट या जो फिजिशियन होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चूज करते हैं और इमीडिएटली फिर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग करते ज़रूर हैं। थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम बेटा। क्लियर हो गया ना, ये पॉइंट समझ आ गई? यस मैम, अब क्लियर हो गए, क्योंकि उसमें प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल लिखा हुआ था तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। फिर मैंने कहा मैं मैम से क्लियर कर लूंगी सेशन में, तो मैंने लिख के रखी हुई थी। थैंक यू सो मच मैम, क्लियर हो गई। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह। अच्छा और बच्चों, एनी अदर क्वेश्चन? थर्ड ईयर अच्छा मॉर्निंग। मैम, ये जो क्रॉस रिएक्टिविटी और क्रॉस सेंसिटिविटी, ये क्लियर कर देना था। हाँ ये भी गुड क्वेश्चन है। क्रॉस सेंसिटिविटी और क्रॉस रिएक्टिविटी, जैसा कि नाम से जाहिर है कि क्रॉस है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई 2 एंटीबायोटिक स्टार्ट किए हुए, किसी भी इंडिविजुअल को आपने 2 एंटीबायोटिक किए। समटाइम होता यह है कि आपका जो ह्यूमन है वो एक एंटीबायोटिक जो है उसको तो वो टॉलरेट कर रहा है, लेकिन वो किसी दूसरी एंटीबायोटिक जो आपने साथ में दी हुई होती है
उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा होता है। इसी तरह से क्रॉस रेजिस्टेंस की भी हम बात करते हैं कि अगर एक बैक्टीरिया और आप उसको कोई 2 एंटीबायोटिक स्टार्ट करें तो होता यह है कि एक एंटीबायोटिक स्टार्ट करने की वजह से वो दूसरी के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस शो करने लग जाता है, या एक के अगेंस्ट रिएक्टिविटी शो करने के बजाय वो फिर दूसरी के अगेंस्ट भी रिएक्टिविटी शो करता है, जिसे हम कहते हैं कि क्रॉस रिएक्टिविटी या फिर क्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, और अक्सर हम यही रीजन है, हम ये कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ही स्टार्ट करें, उसका पूरा ड्यूरेशन करें जो भी 5 या 7 डेज है, और ज्यादातर हम एंटीबायोटिक्स को पे जाने की कोशिश नहीं करते, प्रेफर नहीं करते, बेवजह उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम को यूजुअली प्रेफर नहीं करते। ये जो पिछला केस था वो एक अलग केस है जो मैं डिस्कस कर रही थी कि अगर आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना है तो फिर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम से चांस लेते हैं क्योंकि उसकी कवरेज ज़्यादा होती है, और हम कोई एक पर्टिकुलर उस वक्त ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई नहीं किए हुए होते तो आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ले लेते हैं। बड़ा जनरली हम प्रेफर नहीं करते, और 2 एंटीबायोटिक अगर दे दें तो होता ही है कि एक एंटीबायोटिक की वजह से दूसरी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रिएक्टिविटी या रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है, और इवन जो आपका नॉर्मल फ्लोरा है आपके इंटेस्टाइन में वो तक डिस्टर्ब हो जाता है। आपको पता है ना कि हमारी बॉडी में एक नॉर्मल फ्लोरा भी मौजूद है, तो वो जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, ये जो क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल की हमने बात की थी, तो वो इन्फेक्शन और ज्यादा खतरनाक होके हमारे सामने आती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि क्रॉस रिएक्टिविटी या क्रॉस रेजिस्टेंस हो गई है। तो ऐसी सूरत में भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है, और अगर 2 एंटीबायोटिक्स की क्रॉस रेजिस्टेंस या क्रॉस रिएक्टिविटी रिपोर्टेड है तो हम उनको एक साथ कभी भी यूज नहीं करवाते हैं। सही। ओके, और कोई क्वेश्चन है बेटे? थर्ड ईयर, एनी अदर क्वेश्चन? अब तक नाउ जितने भी लेक्चर अपलोड हुए हैं, कुछ आपको कंफ्यूजन हो, कुछ आपको पूछना हो? मैम, रिलेटिव सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी और एब्सोल्यूट सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी में क्या फर्क है? यस, दिस इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन। ये मेरे ख्याल से कल भी मुझसे पूछा किसी ने क्लास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना। देखो, एक है रिलेटिव और एक है, मैं इसमें लिख देती हूँ, एब्सोल्यूट। अब हम बात कर रहे हैं टॉक्सिसिटी। अभी तक जो हमारे बेसिक्स है ना, जो आप एंटीबैक्टीरियल स्टार्ट करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, या फिर आप इवन कैंसर की भी अगर मैं बात करूं, आगे तुम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ोगे एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स का, तो आप वहां पर देखोगे कि यहाँ आपको ये चीज वहां दिखाई देगी। तो इवन ये कि आप, मैं एक मिनट सिलेक्ट करूँ यहाँ से, ये देखें, ये आपको एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स का भी नजर आ रहा होगा, इसमें भी आप देखेंगे तो यही चीज होगी। ठीक है, तो रिलेटिव हम अभी तक कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसे ड्रग्स या ऐसी ड्रग्स को डिजाइन करें जो कि सिलेक्टिवली टॉक्सिक हो, सिलेक्टिविटी हो उनके अंदर। सिलेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या कैंसर सेल को तो किल करें, लेकिन होस्ट सेल को किल ना करें। ठीक है, लेकिन अब ऐसा ऐसा आइडियल एजेंट, ऐसा आइडियल ड्रग बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपके बैक्टीरिया हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वायरस हो, फंजाई हो, कुछ भी हो, प्रोटोजोआ हो, या इवन कैंसर के सेल्स हो, वो ह्यूमन सेल्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके अंदर ग्रो कर रहे हैं। बैक्टीरिया आपके सेल के अंदर ग्रो कर रहा है, वायरस आपके सेल को कंट्रोल कर चुका होता है, और कैंसर सेल्स भी आपके नॉर्मल सेल्स के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं। तो ऐसा आइडियल एजेंट बनाना कि जो उस बैक्टीरिया को तो 100% टॉक्सिक हो, लेकिन आपके ह्यूमन सेल्स के लिए 0% टॉक्सिक हो, या कैंसर सेल के लिए तो 100% टॉक्सिक हो बट ह्यूमन सेल के लिए 0% टॉक्सिक हो, ये चीज अभी तक हो नहीं सकी हमारे पास किसी भी एजेंट के लिए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि 100% वो टॉक्सिक हो आपके सेल के लिए, सॉरी बैक्टीरियल सेल के लिए, और 0% टॉक्सिक हो ह्यूमन सेल के लिए, तो हम इसे कहेंगे कि एब्सोल्यूट टॉक्सिसिटी है, यानी दैट इज एब्सोल्युटली टॉक्सिक फॉर बैक्टीरियल सेल या कैंसरस सेल, लेकिन ह्यूमन सेल के लिए वो टॉक्सिक नहीं है। बट ऐसी आइडियल सिचुएशन अभी तक हमारे पास नहीं है,
जबकि relative का मतलब ये होता है कि relatively as compared to the human cell, relatively उसके relation में ये बैक्टीरियल सेल के लिए ज्यादा टॉक्सिक है, लेकिन ह्यूमन सेल के लिए रिलेटिवली बहुत कम टॉक्सिक। तो आपकी जितनी भी एंटी कैंसर या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो सबके सब एब्सोल्यूट टॉक्सिसिटी नहीं रखते, बल्कि रिलेटिव टॉक्सिसिटी रखते। ठीक है? यस मैम। बेटा समझ आ गई मैं क्या बात समझा रही हूँ? इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हारा अहम क्वेश्चन है। यस। ओके, तो आपके एजेंट्स रिलेटिव टॉक्सिसिटी रखते हैं, एब्सोल्यूट टॉक्सिसिटी नहीं रखते। और बेटे और कोई क्वेश्चन है? नो मैम। अच्छा ठीक है, थर्ड ईयर और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्या मैं सेशन एंड कर दूं आज का? मैम जब हम पेनिसिलिन पढ़ रहे थे उसके एडवर्स इफेक्ट में ना हाइपर सेंसिटिविटी में मेरे पास 7th एडिशन में लिखा हुआ था 10% पेशेंट जो है ना वो सेल्फ रिपोर्ट होते हैं एलर्जी टू पेनिसिलिन। तो जो आपके एडिशन में ना 5% लिखा हुआ था। नहीं, तो वो होता ये है अब्दुल्ला के जो लेटेस्ट आते हैं ना आपके पास एडिशन, वो फिर क्योंकि ये रिसर्च डे बाय डे हो रही है और ये रिसर्च जो है ना वो फिर अपडेट होती रहती है, तो डेफिनेटली जो लेटेस्ट एडिशन में लिखा होता है वो जो न्यू रिसर्च आती है ना उसको देखकर लिखा हुआ होता है। तो अब 10% हो गया है, लेकिन यूजुअली क्योंकि ये फार्माकोलॉजी है तो इसमें मैं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछती नहीं हूँ कि भाई ऑटो रिपोर्टेड कितना है या सेल्फ रिपोर्टेड 5% है या 10% है। हम बेसिकली ज्यादा फोकस हमारा वही होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, और या फिर ये कि जो आपका एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात तो ठीक, क्लियर होती है कि जो आपका अपडेटेड एडिशन सही है होता मैम, है ना थैंक यू। उसकी इंफॉर्मेशन भी अपडेटेड होती है, तो जो आपके पास 7th एडिशन है वो बिल्कुल ठीक बात रखी है। सही, ठीक। ओके। मैम इसी तरह वैनकोमाइसिन का लिखा हुआ है कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, लेकिन जो आपने पढ़ाया था वो टाइम डिपेंडेंट बताया था। मैंने बताया ना कि क्योंकि अब लेटेस्ट रिसर्च तो इवन ये कि अभी जो 8th एडिशन आएगा ना उसमें कुछ थोड़ा बहुत और मॉडिफाई हो गया होगा, तो जितने एडिशन आते चले जाते हैं ना तो वो जो लेटेस्ट अपडेट्स आती चली जाती है ना वो डालते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें होती हैं वो चेंज नहीं होती, वो वही रहती हैं। ठीक है, पेनिसिलिन आज भी वही है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी वही है, स्पेक्ट्रम भी वही है, हाँ कुछ थोड़ा बहुत जो अपडेट्स होती हैं तो वो फिर लेटेस्ट एडिशन में वो डाल देते हैं। और बेटे और किसी ने कुछ पूछना है? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? थर्ड ईयर, कैन यू हियर मी? यस मैम, आवाज आ रही है। क्लास और कोई सवाल पूछना है किसी ने? मैम जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीती रहो, खुश रहो। मैम एक क्वेश्चन था, ये जो आपने फोर्थ आप जो मतलब आपने असाइनमेंट दिया है, इस असाइनमेंट जो फोर्थ मतलब डी है, तो इसमें क्या क्या हेडिंग कवर करनी होंगी? देखो इसमें ना बेसिकली चीलेटिंग एजेंट्स को डिस्कस किया हुआ है और आगे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। चीलेटिंग एजेंट्स कौन कौन से, जैसे डाइमर कैप्रोल है, कैल्शियम डाइसोडियम ईडिटेट है, पेनिसिलामाइन है और डिपेरोक्सामीन है। ये कितने बन गए? 1 2 3 4। इन चारों को आपने डिस्कस करना है, इनका रोल इन द पॉइजनिंग। एक्चुअली जब पॉइजनिंग होती है ना तो ये सारे चीलेटिंग एजेंट्स हैं और ये पॉइजन के साथ एक चीलेट बना लेते हैं, और वो चीलेट इनसॉल्बल और अनएब्जॉर्बेबल होता है, तो वो आपकी जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बल्कि वो फिर आपकी बॉडी में फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इनका क्या मैकेनिज्म है, हाउ दे चीलेट द पॉइजन, और ये स्पेसिफिक है। जैसे डिपिरोक्सामीन आयरन का है, कैल्शियम डाइसोडियम ईडिटेट जो है ये इसमें कैल्शियम मौजूद है, तो ये एक पर्टिकुलर टॉक्सिन्स को ही चीलेट बनाते हैं। और किस तरह बनाते हैं, बस आपने इन चारों का वो मैकेनिज्म और इनका रोल डिस्कस करना है पॉइजनिंग।
और मैम सी में साइन और सिम्टम्स और ट्रीटमेंट बताना है बस। हाँ, ये जो आगे एजेंट्स मेंशन है ना, इथेनॉल, बार्बिचुरेट, डिजिटालिस, ये आप टेबल फॉर्म में बना सकते हैं बहुत आसानी से। दिस इज वेरी इजी। आप एक टेबल बनाएं, ऊपर हेडिंग डालें पॉइजनिंग की, इवन ये आपको कैटजंग में शायद टेबल की शक्ल में मिलेगा भी, और आप हेडिंग डाल दें एक तरफ इन पॉइजन्स की, इथेनॉल, बार्बिचुरेट वगैरह तो तुम लोग पढ़ भी चुके हो, तुम्हें पता है ना इनकी क्या पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि ये सारे के सारे बार्बिचुरेट लो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं सीएनएस में। और ये सारे ये बार्बिचुरेट बहुत पावरफुल सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं, तो सीएनएस को डिप्रेस कर सकते हैं, इवन पेशेंट आगे कॉमा डेथ में भी जा सकता है। तो आप एक टेबल बनाएं, एक तरफ ये सारे एजेंट्स के नाम लिखें और आगे इनके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो लिखें, और अगले ट्रीटमेंट में लिखें कि आप क्या क्या एजेंट देंगे इनकी टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए। निकोटीन की हो गई तो क्या करेंगे, पैरासिटामोल की होगी तो क्या करेंगे, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि जब ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटी होती है तो फिर हम एट्रोपिन वगैरह देते हैं या नियोस्टिग्मीन वगैरह देते हैं, जो एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर होते हैं ना, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो है ये रिलीज करवाते हैं आपके बॉडी में से, तमाम मस्करेनिक सिम्टम्स शो करते हैं, तो फिर आप उनका एंटागोनिस्ट देते हैं नियोस्टिग्मीन वगैरह। तो ये भी आप टेबल फॉर्म में बना लें, इतना मुश्किल नहीं है, ये भी इजी है। क्लियर हो गया? ओके मैम। यस मैम। ओके। और फर्स्ट जो है इसमें ये तीन चीजें हैं, वाटर, एयर, इनकी आपने पॉल्यूशन और इसकी टाइप्स बतानी है, इन तीनों को खास तौर पर आपने फोकस करना है कि वाटर से कैसे पॉल्यूशन होती है, एयर से कैसे होती है, ठीक है। और ये नेक्स्ट इसमें यहाँ ये आ गया बॉक्स, जो मुझसे इस टाइम क्लियर भी नहीं हो रहा है, चलो खैर ये नहीं हो रहा मुझसे, एनीवेज। और फिर जो सेकंड है आपका पॉइजन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, ये भी जनरल है, मतलब जनरली अगर कोई भी पॉइजन आ जाता है, पॉइजन है क्या, और जनरली उसके ट्रीटमेंट के क्या उसूल हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे गैस्ट्रिक लिवाज कब कब कर सकते हैं, 30 मिनट से ज्यादा हो जाए तो फिर गैस्ट्रिक लिवाज नहीं कर सकते, फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को फर्स्ट एड कैसे देनी है, तो ये सारे जनरल रूल्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? थर्ड ईयर? यस मैम। यस मैम। ओके, दैट्स गुड। और कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। सही है क्लास, फिर अब मैं सेशन एंड करूं, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है किसी के पास? शुड आई एंड द सेशन? थर्ड ईयर, आर यू देयर? जी मैम। यस मैम। ओके, तो फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।